पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, और ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यानी कि यहाँ पे गलत उत्तर बताने के लिए कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है चारों विकल्प में गलत है। और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। विकल्प बी कह रहा है कि आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ ही अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। विकल्प सी कह रहा है कि आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। और विकल्प डी कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सा जो है इसमें गलत है, और चलते हैं बारी बारी से देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा गलत है। तो सबसे पहला में ये कहा जाए कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है, और ये बात सही है। कैसे सही है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है, इस अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति दी गई है, और वो भी जो है तब जब राष्ट्रपति को ये स्थिति महसूस हो कि भारत या भारत के किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे पर जो है 3 आधार पर, यानी कि यदि युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण की स्थिति हो और या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, इन तीन आधार पर जो है यदि संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। हालांकि ये राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करता है वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित अनुशंसा प्राप्त होने के पश्चात ही करता है, और मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा होने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए जो है केवल मंत्रिमंडल की सहमति ली जाती है, लेकिन न कि केवल प्रधानमंत्री की सहमति ली जाती है, और इस प्रकार जो है विकल्प ए सही है। अब बात करते हैं अगले विकल्प की ओर, और अगला विकल्प कह रहा है कि आपात को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन के साथ अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो अगला विकल्प भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा जो उद्घोषणा की जाती है, और उस उद्घोषणा की तिथि से जो है जब उद्घोषणा कर दी जाती है तो उस उद्घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर, यानी कि 1 महीने के भीतर जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा इनका अनुमोदन किया जाना एकदम मैंडेटरी है, अनिवार्य है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा जब इसे एक बार अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह जो है टोटल 6 महीना तक चलता है, और 6 महीना तक यह चलता है, और इसलिए जो है यह विकल्प बी इसका सही है। अब तीसरा विकल्प ये कह रहा है कि आपात की उद्घोषणा के अनुमोदन प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है, जो कि गलत है। कुल सदस्यों वाली जो बात है ये राष्ट्रपति के महाभियोग में यूज की जाती है, तो इसलिए जो है ये विकल्प सी गलत है, और इसका उपयुक्त उत्तर जो है सी ही होगा। कहा जा रहा है कि 6 माह की समाप्ति के पश्चात जो है संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के साथ जो है उद्घोषणा को 6 माह के लिए पुनः बढ़ाया जाता है, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। और इस प्रकार आपात उद्घोषणा को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। और आवधिक संसदीय अनुमोदन के इस प्रावधान को, ये जो प्रावधान है ये आवधिक 6 महीना वाला, इसको 44 में 1978 द्वारा जो है संविधान में अंतः स्थापित किया गया था, तो इसे ध्यान रखना है। और इससे पहले क्या व्यवस्था थी? तो इससे पहले व्यवस्था थी कि जो आपातकाल एक बार संसद द्वारा अनुमोदन हो गया तो कार्यपालिका मतलब कि मंत्रिमंडल उसको अपनी इच्छा अनुसार प्रभावी रख सकता था, जो कि अब हट गया है। और 44 में 1978 के बाद ये व्यवस्था आ गई है कि अब जो है इसे आपात उद्घोषणा को प्रत्येक 6 माह पर संसद के अनुमोदन द्वारा जो है अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रकार जो है। और आगे बात करें तो आगे कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा या इसके जारी रहने के अनुमोदन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा, यहाँ पर कुल सदस्यों द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और विशेष बहुमत का मतलब ये होता है कि एक नंबर में उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और दूसरे नंबर में उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और ये जो
कुल सदस्यों वाली बात है तो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रस्ताव एक ऐसा मामला है जहां अनुमोदन के लिए जो है सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो ये विकल्प जो है राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए सही है और इस प्रश्न के लिए जो है गलत है। तो इसलिए जो हमारा आंसर सी ही होगा। और अगले विकल्प की भी जाँच कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को वापस लेने हेतु संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा जो है आपात उद्घोषणा को किसी भी समय, यहाँ पर ध्यान देना है कि राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं और इस दूसरी उद्घोषणा के लिए जो है संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विकल्प सी भी सही है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर सी सही नहीं है क्योंकि सी जो विकल्प दिए गए हैं ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है और इस प्रकार ये इसका आंसर सी होगा। प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है कि लोकतंत्र के सरकार के सर्वाधिक प्रचलित और अन्य स्वरूपों से बेहतर होने के संभावित कारणों पर विचार करना है। यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जो सरकार होती है वो सर्वाधिक प्रचलित है, जबकि दुनिया में जितने भी शासन करने के स्वरूप है, नेचर है, उनमें सबसे अच्छी है डेमोक्रेसी। तो इसकी स्वरूप जो बेहतर है उसके संभावित कारण यहाँ पर दिए गए हैं और उस कारण पर विचार करना है कि इसमें से कौन से कारण जो है सही है या गलत है। तो यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। ये कथन 1 कह रहा है कि यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है और कथन 2 ये कह रहा है कि यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है और कथन 3 ये कह रहा है कि यह सरकार की जवाबदेही को निर्धारित करता है और कथन 4 ये कह रहा है कि यह आय असमानताओं को समाप्त करता है। तो यहाँ देखना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, ये पूछा गया है। तो पहला कथन ये कह रहा था कि यह सरकार के सबसे स्थिर स्वरूप की स्थापना करता है, जो कि गलत है। लोकतंत्र जो है काफ़ी गतिशील है, ये स्थिर स्वरूप की स्थापना नहीं करता है क्योंकि लोकतंत्र जो है नेतृत्व में बारंबार इसके परिवर्तन को बढ़ावा देता है और कभी कभी जो है यह महत्वपूर्ण निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में बाधा भी उत्पन्न करता है और सरकार की दक्षता को भी प्रभावित कर सकता है। और इस प्रकार जो है हम इसे कह सकते हैं कि यह जो है एक स्थिर तंत्र नहीं है, गतिशील तंत्र है। और उसके बाद अगला कथन ये कहा गया है कि यह त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित करता है, जो कि गलत है। लोकतंत्र जो है त्वरित और सही निर्णय को सुनिश्चित नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? तो लोकतंत्र जो है ये विचार विमर्श और चर्चा पर आधारित होता है और चर्चा और वाद विवाद के माध्यम से किसी भी निर्णय की कमियों को उजागर करना संभव होता है। इस प्रकार यह निर्णय की गुणवत्ता में सुधार करता है। लोकतंत्र मतों और हितों के मतभेदों के शांतिपूर्ण और सहभागिता आधारित समाधान द्वारा मतभेदों और संघर्षों से निपटने की सुविधा प्रदान करता है। तो लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है और यह निर्धनतम एवं अल्प शिक्षित व्यक्ति को भी संपन्न और शिक्षित व्यक्ति के समान दर्जा प्रदान करता है। इसलिए यह नागरिकों की गरिमा में भी वृद्धि करता है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह नेतृत्व परिवर्तन के माध्यम से प्रतिनिधियों द्वारा या जनता द्वारा त्रुटियों को सुधारने की अनुमति प्रदान करता है और इसलिए इसमें लेट लगती है, समय लगता है। इसलिए जो है इसमें त्वरित और सही निर्णय की व्यवस्था नहीं है और 1-2 जो है विकल्प गलत है और 1-2 विकल्प गलत है तो ऑप्शन ए भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया और सिर्फ विकल्प बी बचे हैं। तो विकल्प बी में ऑप्शन 3 दिया गया है और ये कहा गया कि यह सरकार की जवाबदेही को निर्धारित करता है, जो कि बिल्कुल सही है और यहाँ पर उपयुक्त आंसर जो है इसका बी होगा, यानी कि केवल 3 जो है सही होंगे। यह सरकार की जवाबदेही को निर्धारित करता है। क्यों? क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो तुलनात्मक रूप से अधिक बेहतर सरकार होती है, क्योंकि यह सरकार का जो है अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। गया है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मूल अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान किया गया है। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के घंटे भाग 3 में मूल अधिकार की बात की गई है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसका मूल रूप से विवरण इसमें दिया गया है। भारतीय संविधान में 6 प्रकार के जो है मूल अधिकार की बात की गई है, जिसमें पहला जो है समता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है इसका विवरण है। वहीं स्वतंत्रता की अधिकार की बात करें अगले अधिकार की, तो इसका 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक में विवरण है। वहीं अगले अधिकार की बात करें तो शोषण का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है जिसका वर्णन 23 और 24 में है। और
अगले अधिकार की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 25 से 28 में दिया गया है। और अगले अधिकार की बात करें तो अल्पसंख्यक वर्गों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29-30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने हमें 6 मूल अधिकार प्रदान किए हैं। और इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान करता है। तो चूंकि स्वतंत्रता के अधिकार, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है, वो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वैरी करता है। और इसमें देखना है कि कौन से जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, तो बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 19 में इसकी चर्चा की गई है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का। उसके बाद संगम या संघ बनाने का अधिकार, तो बिल्कुल सही बात है, संगम और संघ बनाने की भी बात की चर्चा की गई है अनुच्छेद 19 में। और उसके बाद कह रहा है कि हड़ताल और प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार, तो यहीं पर गलत हो गया। यहाँ पर क्या हुआ कि ये हड़ताल शब्द लगा देने से और प्रभावी सौदेबाजी लगा देने से ये जो है विकल्प गलत हो गए, और 3 विकल्प गलत हो गए। तो इस प्रकार हम आंसर में देख सकते हैं कि डी विकल्प गलत हो गया, और 1-2 सही है, तो 1-2 सही है। और यहाँ पर चौथा विकल्प यह है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसकी चर्चा की गई है, तो चौथा सही है। तो इस प्रकार 1, 2 और 4 ये 3 विकल्प सही है, और ये 3 विकल्प सही है, तो हमारा उपयुक्त आंसर जो है सी होगा। और सी जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर सी होगा, 1, 2 और 4। अब ठीक है, ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में इस स्वार्म शब्द को बताना है। और स्वार्म का हिंदी में अर्थ झुंड होता है। और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं कि भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा, क्या यह स्वार्म शब्द को बतलाता है, या गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन, या उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंप के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंप के झटके, या पृथ्वी के अंदर होने वाला लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता है और जिसकी अवधि 1 से लेकर 9 सेकेंड तक होती है। तो ये बताना है कि पृथ्वी के भूकंपीय गतिविधि के संदर्भ में ये स्वार्म शब्द क्या है। तो यहाँ पर बात करें विकल्प ए की, तो विकल्प ए कह रहा है कि भूकंप के दौरान निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा। तो दोस्तों भूकंप के दौरान जो ऊर्जा की मात्रा निर्मुक्त होती है उसे हम भूकंपीय ऊर्जा कहते हैं, और इस प्रकार जो है ये विकल्प ए गलत है, क्योंकि इसे तो हम भूकंपीय ऊर्जा कहते हैं। विकल्प बी की बात करें तो यहाँ कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी संचलन। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया स्वरूप भूगर्भीय पदार्थों का अकस्मात अधोगामी यानी कि अधोगामी संचलन होता है, नीचे की तरफ जो संचलन होता है वो भूस्खलन के रूप में जाना जाता है। और भूस्खलन भूकंप या अन्य प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो है विकल्प बी भी सही नहीं है, विकल्प बी भी गलत है, क्योंकि इसे तो भूस्खलन कहा जाता है। विकल्प डी की बात करें तो विकल्प डी कहा गया कि पृथ्वी के अंदर होने वाला लगभग निरंतर संचलन जिसका संबंध भूकंप से नहीं होता और जिसकी अवधि 1 से 9 सेकेंड होती है। तो ये जो है ये सूक्ष्म भूकंप यानी कि माइक्रोसिज्म कहलाती है, और ये जो है प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, मानव निर्मित कारणों से भी हो सकती है। तो इसे तो सूक्ष्म भूकंप कहते हैं। तो ये डी भी गलत हो गया, और इस प्रकार इसका आंसर सी ही सही होगा। उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि के दौरान स्थानीय रूप से आने वाले अनेक भूकंप के झटके। और अभी हाल ही में आप जाने होंगे कि दिल्ली में जो है भूकंप के निम्न तीव्रता के किंतु निरंतर जो है झटका दर्ज किया गया है, और इस घटना की तुलना जो है पालघर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है इसके भूकंपीय झटकों यानी कि अर्थक्वेक सार्म से की जा रही है। और स्विस सिस्मोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जो है स्वार्म्स, ये जो स्वार्म्स होता है ये उच्च तीव्रता वाले मुख्य भूकंपों के स्पष्ट अनुक्रम के बिना एक विस्तारित अवधि में स्थानीय रूप से आने वाले भूकंप के अनेक छोटे झटके होते हैं। और ये मुख्य भूकंप के पूर्व यानी कि बड़ी भूकंप जो आएगी उससे पहले यानी कि फोर शॉक्स, और उसके पश्चात यानी कि बड़ी भूकंप आ जाएगी उसके बाद यानी कि पश्चात आफ्टर शॉक्स जो कम तीव्रता के भूकंप के झटके आते हैं इन्हें ही जो है स्वार्म्स कहा जाता है। और पृथ्वी के भीतर जो है संचित भूकंपीय ऊर्जा जब कुछ निश्चित बिंदुओं से अल्प मात्रा में निर्मुक्त होती है तो भूकंप की एक श्रृंखला उत्पन्न हो सकती है, और कभी कभी ये जो है ध्वनिक या ध्वनि उत्सर्जनों के साथ भी उत्पन्न होती है।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्विस सिस्मोलॉजिकल सर्विस के अनुसार जो है स्वार्म्स का जो है ये सही स्वार्म्स को ये सही परिभाषित करता है, विकल्प सी, और इसका आंसर जो है सी होगा। रहा है ये चाक हाव, और क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक हाव क्या है। तो क्या यह मिजोरम का बांस नृत्य है, या मणिपुर की काली चावल की किस्म है, या असम की पारंपरिक टोपी है, या सिक्किम का एक बौद्ध त्यौहार है। तो यहाँ पर हम लोग समाचार में पढ़े ही होंगे कि यह जो है मणिपुर की चावल की एक किस्म है, और इस प्रकार जो है इसका उपयुक्त उत्तर बी है। फ्रेंड्स, मणिपुर के काले चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है हाल ही में, और इसे जो है चाक हाव के नाम से जाना जाता है, और इसका रंग जो है गहरा काला होता है। चावल की अन्य किस्में जो होती है, जैसे भूरे कलर की चावल की बात करें तो उसके तुलना में जो है इसका वेट भी अधिक होता है, और इसका जो रंग होता है ये गहरा काला रंग का, वो एंथोसाइनिन एजेंट के कारण होता है। ये ध्यान रखने की चीज़ है पीटी के हिसाब से कि ये जो है एंथोसाइनिन एजेंट के कारण जो है इसका काला रंग होता है। अब बात करें ये जो मणिपुर के चाक हाव को जो जीआई टैग मिला है, तो ये जीआई टैग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जीआई टैग या भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडेक्शन एक ऐसा नाम या संकेत है जिसे उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जिनका किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से संबंध होता है, अथवा जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र, शहर या देश से विशिष्ट रूप से संबंधित होती है। भौगोलिक संकेतकों का उपयोग इस प्रमाणन के रूप में माना जा सकता है कि संबंधित विशेष उत्पाद का निर्माण पारंपरिक तरीकों से किया जाता है, उनके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, या उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उसकी कुछ विशिष्ट प्रतिष्ठा है। भौगोलिक संकेतक को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस समझौते के तहत जो है बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ है कि पेरिस समझौते के तहत जो है इसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के घटक के रूप में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जियोग्राफिकल इंडेक्शन को, यानी कि ये जो भौगोलिक संकेतक की बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के व्यापारिक संबंधित पहलुओं पर जो है बौद्धिक संपदा अधिकार को ट्रिप्स समझौते द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर आपको परीक्षा के लिहाज से ट्रिप्स को भी समझने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करें तो भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण को जो है सितंबर 2003 से लागू किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि सितंबर 2003 से लागू किया गया है, जो कि यह अधिनियम जो है 1999 में आया था। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 में आया, और ये जो है सितंबर 2003 से प्रभावी है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, और ये कह रहा है कि भारत को राज्यों के परिसंघ यानी कि फेडरेशन के बजाय राज्यों के संघ यानी कि यूनियन के रूप में क्यों वर्णित किया गया है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत को जो है फेडरेशन की बजाय यूनियन के रूप में क्यों वर्णित किया गया है, और कथन दिए गए हैं। कथन एक कर रहा है कि भारतीय संघ राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये पहले ही आर्टिकल में भारतीय संविधान के दिया गया है कि भारतीय संघ जो है राज्यों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है, और कथन एक गलत है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो बिल्कुल राज्यों को जो है संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, और दूसरा कथन जो है सही है। और इस प्रकार जो है इसमें सही उत्तर चुनने थे, तो इसका जो है विकल्प भी सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 में जो है भारत अर्थात इंडिया को राज्यों के यूनियन के रूप में वर्णित किया गया है, और कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का परिसंघ। और ये बात जो है अपने अंदर दो बातों को रखती है, एक देश का नाम और दूसरा राज्य व्यवस्था का प्रकार। और देश के नाम की बात करें तो देश के नाम में दो नाम को स्वीकार किया गया। कुछ लोगों ने भारत के नाम का समर्थन किया और कुछ लोगों ने इंडिया के नाम का समर्थन किया, और संविधान सभा में इस नाम के लिए कोई मतैक नहीं हुआ, और इस दोनों को जो है संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। वहीं राज्य व्यवस्था के प्रकार की बात करें तो राज्य व्यवस्था के प्रकार को संघ शब्द को जो है भारत को संघ के रूप में वर्णित किया गया, और भारतीय संविधान जो है वो संरचना की दृष्टि से परिसंघीय है यानी कि फेडरेशन है, लेकिन भारत को जो है एक संघ के रूप में वर्णित किया गया। तो इस प्रकार आप इसका जो है आंसर 6 का जो है बी होगा।
संख्या 7 और ये प्रश्न ये कह रहा है कि यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यर्पित करने का, यानी कि देने की बात हो रही है कि यदि किसी पड़ोसी देश को अध्यर्पित करे, इसका निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका या किनका उपयोग किया जाएगा। तो इसमें से किस अनुच्छेद का उपयोग किया जाएगा यदि भारत अपने पड़ोसी देश को अपना थोड़ा जो है राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को देना चाहे। तो इसमें कथन दिए गए हैं। कथन 1 कह रहा है कि अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत, और कथन 3 कह रहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत। और इसमें जो है सही उत्तर आपको चुन के बताने हैं और आप उत्तर इसका सोचिए अपने मन में, फिर हम इसका उत्तर बताते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में ये वर्णन किया गया है कि यह नए अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित जो है प्रावधान की गई है, और जो कि भारतीय संघ का भाग नहीं है उसके नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। तो ये तो चूँकि प्रवेश से संबंधित है और यहाँ पर अध्यर्पित करने की बात कही जा रही है क्वेश्चन में, तो इसलिए जो है ऑप्शन 1 जो है गलत हो गया, और ऑप्शन 1 गलत हो गया तो ऑप्शन डी भी गलत हो गए, ऑप्शन ए भी गलत हो गए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, और अनुच्छेद 3 ये कहता है कि यह जो अनुच्छेद 3 है, यह अनुच्छेद भारतीय संघ के वर्तमान राज्य के निर्माण और परिवर्तन से संबंधित है। यानी कि भारत में अभी जो वर्तमान में राज्य जैसे यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब जो राज्य हो गए, इसके रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि निर्माण या उसके परिवर्तन से संबंधित है। और इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि ये भी जो है इससे संबंध नहीं रखता है। और जब 2 भी संबंध नहीं रखता है तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाते हैं और सिर्फ ऑप्शन सी बच जाता है, जो कि हमारा सही उत्तर है। केवल 3 सही उत्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को अध्यर्पित करना चाहता है, देना चाहता है या देने का निर्णय करता है, और तो संसद द्वारा जो है इसमें अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान के संशोधन द्वारा ही यह ऐसा जो है संसद कर सकता है। और ये अनुच्छेद 368 के अधीन जो है संविधान संशोधन माना जाएगा यदि किसी अन्य पड़ोसी देश को जो है अपना राज्य क्षेत्र संसद देना चाहता है, भारत सरकार देना चाहता है तब। तो दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा था कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 3 में बात कही गई है कि एक राज्य के क्षेत्र को कम करने, यानी कि अगर क्षेत्र को कम करना है तो इसमें जो संसद की शक्ति है वो भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य के समक्ष माने अध्यर्पण और समाविष्ट की शक्ति जो है प्रदान नहीं करती है। संसद को जो है यह अधिकार नहीं देता है कि वो भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र को दे। तो इस स्थिति में जो है केवल अनुच्छेद 368 के द्वारा ही जो है संविधान में संशोधन के माध्यम से भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य के समक्ष दिया जा सकता है, अध्यर्पित किया जा सकता है। और इसलिए जो है इसमें कथन जो है 3 सिर्फ सही है। एक और वाक्य हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है एक समझौता हुआ था, और उस समझौता के कारण जो है भारत द्वारा जो है कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र हस्तांतरित किया गया। और इसको जो है इस संधि को जो है प्रभावी बनाने के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 2015 में। यहाँ पे इसे ध्यान देना है कि 100वां संविधान संशोधन 2015 में लाया गया था। और इस समझौता के अंतर्गत भारत द्वारा जो है 3 इनक्लेव, इंडिया ने जो है 3 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए थे। इंडिया ने 3 इनक्लेव जो है बांग्लादेश को दिए थे। वहीं बांग्लादेश ने जो है 51 इनक्लेव जो है भारत को दिए थे। तो इंडिया ने 3 दिए और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव दिए थे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न कह रहा है ये कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ये है और कथन 2 ये है। कथन 1 कह रहा है कि यह केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों की ही जांच करता है, और यहाँ पर केवल शब्द दिया गया है जिसे आपको ध्यान देनी है। और अगले कथन कह रहा है कि जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं तब केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा CBI की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। और इसमें पूछा गया है कि कौन से कथन जो है इसमें सही है। अब विकल्प आपके सामने मौजूद है और आप इसमें से अपना जो है कथन चुन सकते हैं।
तो यहाँ पर कथन 1 में ये कहा गया है कि यह केवल भ्रष्टाचार व आर्थिक अपराधों से संबंधित ही जांच कर सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। कथन 1 गलत है। और कथन 2 की बात करें तो जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण जो है सीबीसी द्वारा किया जाता है। तो कौन सा सही है? तो इसमें जो है दूसरा कथन जो है सही है, और इस प्रकार जो है इस विकल्प बी जो है सही होगा और इसका आंसर जो है बी होगा। आइए जानते हैं कि पहला कथन जो है गलत क्यों है। तो सीबीआई की बात करें यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की यदि बात की जाए तो यह जो है एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये गैर संवैधानिक निकाय है। और उसके बाद बात करें तो संविधान जब बन गया उसके बाद जो है इसका जो है कानून आया, और इसलिए जो है ये एक संवैधानिक निकाय है और गैर संवैधानिक है, जिससे यह इसको जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के संबंध के कार्यालय का जो है एक दर्जा प्राप्त है सीबीआई को। और एक और बात ये करें कि चूंकि ये प्रश्न में दिया गया है कि केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों के संबंधित मामलों की जांच करता है, जो कि गलत है। समय समय पर विभिन्न प्रदेशों द्वारा यानी कि विभिन्न राज्यों द्वारा जो है राजनीतिक हत्या, अपहरण, विमान अपहरण और चरमपंथी द्वारा किए गए अपराधों, चाहे शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उल्लंघन या बड़े पैमाने के बैंक व बीमा घोटाले, ये सब जैसे जो अपराध है, इन पारंपरिक अपराधों तथा भागलपुर ब्लैंडिंग्स यानी कि अखफोरवा कांड, भोपाल गैस त्रासदी, ये विशिष्ट मामले भी जो है सीबीआई जांच के लिए दिया गया था। इस प्रकार जो है, और इस प्रकार इसके जो है जांच करने के अधिकार को हम सीमित नहीं कर सकते कथन 1 के अनुसार। और उसके बाद बात करें तो 1980 के दशक से पहले तक जो है संवैधानिक न्यायालयों ने भी जो है हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, इन सब जैसे मामलों में भी जो है पीड़ित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर सीबीआई अन्वेषण यानी कि सीबीआई जांच के मामले को जो है प्रेषित करना आरंभ कर दिया गया। तो इसलिए जो है कथन 1 सही नहीं है। और बात करें कि तो सीबीआई जो है, सीबीआई के जब स्थापना हुई तो उसके स्थापना के बाद से ही जो है एक बहुविषयक यानी कि अलग अलग विषयों पर जांच करने वाली एजेंसी है, और इस रूप में इसका विकास हुआ है। वर्तमान में जो है अपराधों के जांच के लिए जो है इसमें 3 प्रभाग है। एक है भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग, जिसे हम एंटी करप्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं, भ्रष्टाचार निरोधक प्रभाग को। और दूसरा जो है इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीजन के नाम से जानते हैं, यानी कि ईओडी के नाम से जानते हैं। वही तीसरे की बात करें तो एक स्पेशल क्राइम डिवीजन भी है, इसमें स्पेशल क्राइम डिवीजन भी है। और इस प्रकार जो है इसमें 3 प्रभाग है। और जिन कानूनों के अंतर्गत जो है सीबीआई अपराधों की जांच करती है, उन्हें सरकार द्वारा जो है डीपीएसी अधिनियम 1946 की धारा 3 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। 1946 की धारा 3 में जो है इस बात को सूचीबद्ध किया गया है, जिन कानूनों द्वारा जो है ये अपराधों की जांच करती है। और उसके बाद बात करें तो सीबीआई केवल संघ राज्य क्षेत्रों में ही जो है डीपीएसी में सूचीबद्ध अपराधों की स्वतः संज्ञान के आधार पर जांच कर सकती है, जबकि राज्य में उन्हें अगर राज्य की सीमाओं में यदि उन्हें जांच करना है सीबीआई को, यूनियन टेरेटरी में तो स्वतः कर सकती है। वहीं राज्य में अगर इनको जांच करना हो तो इसके लिए जो है डीपीएसी अधिनियम की जो है धारा 6 के अनुसार जो है ये राज्य से जो है इनको पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। धारा 6 के अनुसार, डीपीएसी की धारा 1946 की धारा 6 के अनुसार, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद केंद्र सरकार किसी राज्य में अपराध की जांच हेतु सीबीआई को प्राधिकृत कर सकती है, परंतु इसके लिए जो है उनको भी जो है संबंधित राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी है। और हालांकि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात करें तो ये राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी जो है सीबीआई जांच के आदेश पारित कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तो अब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है, और इसलिए जो है कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, और हमारा उत्तर बी है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, और प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौण वन उत्पाद को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है।
और दूसरा कथन ये कर रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा विविध गौण वन उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है, और आप इसका आंसर सोच सकते हैं। तो पहले कथन जो कह रहा है कि गौण वन उत्पादों को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अधीन परिभाषित किया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है, तो बात करें भारतीय वन अधिनियम 1927, तो इसमें सिर्फ जो है वन उत्पादों की बात की गई है, इसमें सिर्फ वन उत्पादों की बात की गई है। तो ये जो 1927 के अधिनियम है, इसके धारा 2 क्लॉज 4 में धारा 2 क्लॉज 4 में जो है इसका वो केवल वन उत्पाद के जो है परिभाषा दी गई है, और इस प्रकार जो है ये 1927 में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन जो आया है हालिया संदर्भ में अति निकट जो है कोविड-19 के दौरान जो है जनजातियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए जो है गौण उत्पादों, ये गौण वन उत्पाद जिसे हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, उसका जो है उसके MSP में जो है 16 से 30% तक वृद्धि किया गया है, और इसीलिए जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद बात करें तो ये चूँकि 1927 के अधीन नहीं आता, तो फिर आता कहाँ से है, तो फिर इसके आने की बात करें तो ये जो है MFP जो है ये वन उत्पाद का जो है एक उपवर्ग है, और जिसे जो है वर्ष 2007 में परिभाषित किया गया था गौण वन उत्पादों को, जो कि वन उत्पाद का ही एक उपवर्ग है, यानी कि दूसरा कैटेगरी है, और इसे 2007 में परिभाषित किया गया था, तब जब अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को अधिनियमित किया गया था। और इसमें जो है इसकी जो धारा 2(1) है, 2006 की जो अधिनियम है उसकी धारा 2(1) है, इसके अनुसार जो है गौण वन उत्पादों के अंतर्गत जो है पादप मूल के सभी गैर इमारती वन उत्पाद शामिल है, और इस प्रकार जो है कथन 1 सही नहीं है, और कथन 1 सही नहीं है तो A भी गलत हो गया और C भी गलत हो गया। बात करें दूसरे की, तो दूसरा कथन भी सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि एक जो है ट्राइफेड एक बॉडी है, और यह ट्राइफेड ही जो है इसकी अनुशंसा करता है MSP की घोषणा की वन उत्पादों की, गौण वन उत्पादों की। तो इस प्रकार जो है चूँकि कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा नहीं की जाती, ट्राइफेड द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है, और जो राज्य उससे संबंधित होते हैं उसका सुझाव लिया जाता है। तो इसलिए जो है दूसरा कथन भी सही नहीं है, और इस प्रकार दोनों कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर जो है D होगा, यानी कि न तो 1 और न तो 2। संख्या 10 और प्रश्न ये कह रहा है कि लोकसभा में अधिकतर 552 गो सीट है, हालांकि इसमें केवल 545 गो ही सदस्य है, और यदि मतदान हो रहा है और उस समय जो है केवल 300 सदस्य उपस्थित हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है चूँकि अनुच्छेद 368 की बात हो रही है, और उस दिन जो है 300 सदस्य ही उपस्थित है मतदान के दिन, तो कितने सदस्य जो हैं यहाँ पर इसकी ज़रूरत है के समक्ष दिए गए हैं कि 273 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, या 276 होना चाहिए, या 368 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है लोकसभा में चूँकि 552 सीटें हैं, और वर्तमान में कुल जो है 545 सदस्य है, इसलिए किसी भी संविधान संशोधन के लिए न्यूनतम जो है 273 सीट की आवश्यकता होगी, यानी कि आधी की हम बात कर रहे हैं, 273 सीट की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, यानी कि आधी सीट की हम बात कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं कि संविधान का जो संशोधन होता है, और ये संविधान संशोधन के लिए जो है 2 प्रकार के विशेष बहुमत की आवश्यकता हमें होती है। या तो संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में जो मतदान करते हैं, उस मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं, उस सदस्यों की संख्या सदन की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए, तो जो कि इस बात को संतुष्ट करती है। और वहीं दूसरी अवस्था की बात करें तो संशोधन विधेयक को वास्तविक रूप से मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 द्वारा जो है समर्थित होना चाहिए, और इसी 2 बात को समाहित करने के कारण ये जो है 273 सदस्यों के समर्थन से जो है ये पारित हो जाएगा, यदि संविधान संशोधन की बात हो रही है। इसलिए 273 सदस्य चाहिए, और इसका जो है आंसर A होगा।